थोड़ा ज़्यादा देर तक चली, इसीलिए क्लास में 2-4 मिनट टाइम लग गया। हमने कहा है जब ऐसा कभी हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ना। हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे और बायोमॉलिक्यूल में जो हेडिंग डाली थी हम लोगों ने, वो हेडिंग डाली थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये पढ़ना था हम लोगों को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ना है ना। लो फोन दे दो हमें। चलो आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाए, स्टार्ट कर लें, पढ़ लिया जाए। ठीक है बेटा, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। और कल मैं बार बार मोबाइल देख रहा था तो बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं और सीधे पढ़ने पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है बाबू, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई, पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो ये कैसे दूसरा चल गया, वही चला के रख दो यहाँ पे मेरे। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, है ना। देखो जरा, जितने भी केमिकल्स लिखे हुए हैं टेबल नंबर 9.1 में, इनका रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में, ये डायरेक्ट मालूम है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन है इनके। देखो, केमिस्ट्री का सबसे तगड़ा एस्पेक्ट है कि किसी लिविंग टिश्यू से आइसोलेशन करना कंपाउंड का। देखिए जरा, आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स। दूसरी क्या बात है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता करना। और तीसरी क्या बात है भाई, आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड किया जाए, उनका स्ट्रक्चर पता लगाया जाए और हो सके तो उनको सिंथेसाइज किया जाए। ये मोस्ट एक्साइटेड एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री है। दीज थ्री आर मोस्ट एक्साइटेड एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये काम करना, आइसोलेशन करिए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता लगाइए और अगर हो सके तो उनको सिंथेसाइज करिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स आइसोलेट किए जाते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स आइसोलेट किए जाते हैं, इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, है ना। इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। और मेटाबोलाइट्स किस बेसिस पर बोलते हैं भाई, मेटाबॉलिज्म के आधार पर। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर्स और टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल of all the chemical reaction, sum total of all the chemical reactions takes place inside the cell. इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में कुछ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है
जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे लिपिड सिंथेसिस, है ना। तो सुनना, ऐसे मेटाबॉलिज्म जो है ये दो प्रकार की है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इस पे बाद में बात करेंगे हम। कैटाबॉलिज्म है डिस्ट्रक्शन वाली, एनाबॉलिज्म है कंस्ट्रक्शन वाली। इन दोनों मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बेटा मेटाबॉलिज्म दो है, एक है प्राइमरी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो चलती है, और एक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। अगर एक साइंटिस्ट एक काम करे कि किसी एनिमल सेल का, मैं इस पर आ रहा हूं, तो मेटाबॉलिज्म दो हो जाएगी। एक हो जाएगी बेटा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म है जो नॉर्मल है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। और ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो है, इसमें जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन आएगा, बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन आएगा, मैकेनिकल नहीं, बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन आएगा, है ना। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस आएगी, है ना। इसमें लिपिड की सिंथेसिस आ सकती है, लिपिड की सिंथेसिस, लाइपोजेनेसिस, है ना। इसमें लाइपोजेनेसिस आएगी। इसमें फोटोसिंथेसिस आ सकती है, प्लांट की बात करें, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं। अब इनमें इस प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में जिसका डायरेक्ट फंक्शन पता है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, तो सच केमिकल्स या बायोमॉलिक्यूल्स which participate in primary metabolism, with identifiable function। इनके निश्चित कार्य क्या हैं वो पता है। with identifiable function are called as प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनको बेटा हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल देखें तो टेबल नंबर 9.1 में जितने एग्जाम्पल दिए थे, दे आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हम यहां एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, सुगर्स हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, लिपिड्स हैं। दे ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अगर एक साइंटिस्ट केमिकल एनालिसिस करे और एक एनिमल सेल की आप एनालिसिस करें, एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर किसी एनिमल सेल की या एनिमल टिश्यू की एनालिसिस करें आप, तो आपको बहुत सारे मेटाबोलाइट्स मिलेंगे। ये सारे मिलेंगे, इनको आप बोलेंगे, जो कुछ मिलेगा उसे आप बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट एनालिसिस करे बेटा प्लांट सेल की, है ना, फंगल सेल की,
माइक्रोबियल सेल की, अगर एक साइंटिस्ट इनकी केमिकल एनालिसिस करे तो इनकी केमिकल एनालिसिस में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन उनके फंक्शन आइडेंटिफिएबल नहीं है, फिक्स नहीं है, या यूं कहें इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसकी जब हम करेंगे तो हमको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते मेटाबॉलिज्म में, या जिनके फंक्शन आइडेंटिफिएबल नहीं है। ये नहीं पता है कि इस होस्ट सेल में इस अमुक केमिकल का क्या रोल है, क्यों ये पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक होती है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। इस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा so many molecules, so many compounds लिखिए, so many compounds are obtained with unidentifiable function, with unidentifiable functions, with unidentifiable functions in host cell known as या called as secondary metabolites। इन्हीं को बेटा हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, है ना। तो यहां से आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं प्रोड्यूसेस बाय प्लांट सेल, फंगल सेल, माइक्रोब्स, है ना, इनके द्वारा प्रोड्यूसेज हैं, जो इनके किसी काम के नहीं हैं लेकिन ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल हैं। दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। कई बार इनके फंक्शन पता नहीं होते, कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जरूर होता है। एनसीईआरटी ने लिखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मदार का पौधा देखा होगा आपने, है ना, धतूरे का पौधा देखा होगा आपने, इसमें तमाम केमिकल्स ऐसे हैं जो उनको पशुओं की ग्रेजिंग से बचाते हैं। जानवर उनको इसलिए नहीं चरता क्योंकि उसमें तमाम तरीके के एल्केलॉइड्स भरे हुए हैं, पिगमेंट्स हैं, तमाम दूसरी चीजें हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन आएगा मैं अभी लिख दे रहा हूं पूरा, आप देखिए। लेकिन बेटा मेटाबॉलिज्म में जहां पे हमारे प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के अलावा कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होती है। जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, जैसे इसमें सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में सिक्रीशन आ जाएगा, सिक्रीशन आएगा, एक्सक्रीशन आ सकता है, स्टोरेज आ सकता है किसी चीज का, अननोन फंक्शन भी हो सकता है ना। इनमें जो आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन है वो होस्ट सेल में तो अननोन है, लेकिन होस्ट सेल में अननोन है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, है ना। एनसीईआरटी में टेबल नंबर 9.2 में बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो जरा देख लो भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन आएगा। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होंगे
वो कौन कौन होंगे, है ना। देखो, सम इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सम इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो टेबल नंबर 9.2 एनसीईआरटी की। और हमने एक बात बोली थी आपसे, हमने कहा था कि अगर कुछ एनसीईआरटी में टेबल में या फिगर में दिया गया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने दी हैं भाई। इन्होंने, मैं इधर लिख रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। पहला उन्होंने लिखा है पिगमेंट, दूसरा उन्होंने लिखा है एल्केलॉइड्स। जैसे हमको याद है जिस सीक्वेंस में, बिल्कुल एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, आपको भी याद होना चाहिए। एल्केलॉइड्स के बाद उन्होंने लिखा है टर्पिनोइड्स, एल्केलॉइड्स के बाद बेटा उन्होंने लिखा है टर्पिनोइड्स, है ना। टर्पिनोइड्स के बाद उन्होंने लिखा है इसेंशियल आयल्स, इसेंशियल आयल्स। इसेंशियल आयल के बाद उन्होंने लिखा है टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के बाद उन्होंने लिखा है लेक्टिन्स, लेक्टिन्स के बाद उन्होंने लिखा है ड्रग्स, और ड्रग्स के बाद उन्होंने लिखा है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इसी सीक्वेंस में उन्होंने लिखा। तो देखो, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब पिगमेंट में उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे हैं। पिगमेंट में उन्होंने लिखा है कैरोटीनॉइड्स। सेल बायोलॉजी में हमने आपको पढ़ाया था जेंथोफिल्स, है ना, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स हैं। एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन मैंने आपको बताया था कि सेल सैप में प्रेजेंट होता है। सेल सैप कहाँ पाया जाता है भाई, सेल सैप पाया जाता है वैक्यूओल में, सेल सैप में पाया जाता है एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन की वजह से फ्लावर का कलर होता है ना, जो सेपल्स हैं उनका कलर, पेटल्स, सेपल्स पेटल्स होते हैं, फ्लावर के जो कलर होते हैं जानते हैं आप, फ्लावर कलर एंथोसाइनिन की वजह से। कैरोटीनॉइड्स लिखा है एग्जाम्पल में और एंथोसाइनिन लिखा है। एल्केलॉइड्स में आ जाएं आप, तो बेटा एल्केलॉइड के एग्जाम्पल में उन्होंने दो लिखा है, एक लिखा है मॉर्फिन और एक लिखा है कोडीन। दो एग्जाम्पल लिखे हैं और आपको याद होने चाहिए, मॉर्फिन है, कोडीन है, मॉर्फिन है, कोडीन है। अब आ जाओ बेटा, उन्होंने तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो टर्पिनॉइड्स का दिया है। टर्पिनॉइड्स की बात करें तो टर्पिनॉइड्स में याद रखना मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स एटसेट्रा। आप अगर ध्यान दें तो हर एक में लिखा है एटसेट्रा, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ठीक है। उसके बाद आप इसेंशियल आयल में आ जाइए। इसेंशियल आयल में जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिखा है, अच्छा मॉर्फिन को हम पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको कि मॉर्फिन को एज ए पेन किलर यूज करते हैं, जबकि बोलो भाई, पेन किलर यूज करते हैं मॉर्फिन को। इसेंशियल आयल की बात करें तो इसेंशियल आयल में जो एग्जाम्पल लिखा है बेटा वो लिखा है लेमन ग्रास, लेमन ग्रास आयल। और भी आयल हो सकते हैं, आप जानते हैं, ब्रैकेट में रोज आयल हो सकता है ना, रोज आयल हो सकता है, जैस्मिन आयल हो सकता है, जैस्मिन आयल हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिखा है लेमन ग्रास आयल। अब आ जाओ बेटा टॉक्सिन्स में।
तो टॉक्सिन्स के एग्जाम्पल में उन्होंने दो एग्जाम्पल लिखा है एब्रिन और लिखा है रिसिन। याद रखना, एब्रिन एंड रिसिन। लेक्टिन्स की बात करें तो लेक्टिन्स के एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है कॉनकैनावेलिन ए। कॉनकैनावेलिन ए लिखा है। लेक्टिन्स का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ड्रग्स में दो एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने, एक लिखा है विनब्लास्टिन और एक लिखा है कुरकुमिन। तो ड्रग्स में दो एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने, विनब्लास्टिन है और कुरकुमिन है। विनब्लास्टिन है और कुरकुमिन है। विनब्लास्टिन विंकोरोजिया से निकालते हैं आप, सदाबहार पौधा होता है, और विनब्लास्टिन को यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर में एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। और कुरकुमिन को हिंदी में बोलते हैं आमा हल्दी। और बेटा जो आमा हल्दी है ये यूज की जाती है एज ए पेन किलर। कई बार गांव में बच्चे बात करते हैं कि मार देंगे, पीट देंगे, कूट देंगे आपको और हल्दी माठा पिएंगे आप। नहीं, तो हल्दी कौन सी, उसमें नॉर्मल हल्दी नहीं पी जाती, ये पेन किलर है, कुरकुमिन है, इसको बोलते हैं आमा हल्दी। और पॉलीमेरिक सबस्टांसेज में बात करें बेटा तो पॉलीमेरिक सबस्टांसेज में जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखा है वो पॉलीमेरिक सबस्टांसेज में इन्होंने लिखा है रबर। रबर का यूज आपको क्या बताना, बचपन से करते आ रहे हो, बिगाड़ने में वो तो बहुत कम है ना। जितनी भी गाड़ियां हैं, कारें हैं, उनके सब टायर किसके बने हुए, रबर के, है ना। रबर है, गम्स है, सेलुलोज है। सेलुलोजिक फाइबर का उपयोग क्या करते हो, कागज बनाने में, लिखते हो पन्ने पर। तो ये उनके लिए किसी काम के नहीं, लेकिन हमारे लिए बड़े यूजफुल। रबर है, गम्स हैं, सेलुलोज है। ये जैसे हमें याद है बिल्कुल उसी अंदाज में आपको याद होनी चाहिए। टेबल नंबर 9.2 स्पाइसेज आते हैं, एंटीबायोटिक्स है ना। इसमें स्पाइसेज भी आएंगे, मसाले आएंगे, एंटीबायोटिक्स हैं, वो यहां नहीं दिए गए हैं लेकिन दूसरी जगह एग्जाम्पल में दिए गए हैं। कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बाकी सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्या स्पेसिफिक फंक्शन है ये नहीं मालूम है हमको। ठीक है बेटा। हाँ, कॉनकैनावेलिन, एब्रिन, रिसिन, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया याद किए हैं आप, बहुत बेहतरीन बात है भाई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आपको याद है। ठीक है, चलो भाई देखो आगे देखो। तो पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स आएंगे, एंथोसाइनिन आएंगे, कैरोटीनॉइड्स आएंगे, एंथोसाइनिन आएगा, और एल्केलॉइड्स में मार्फिन है, कोडीन है। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स हैं, डाइटर्पिन्स हैं। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है। आप रोज ऑयल ले सकते हैं, जैस्मिन ऑयल ले सकते हैं। टॉक्सिन्स में एब्रिन है, रिसिन है। लेक्टिन्स में कॉनकैनावेलिन ये है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाएगा, कुरकुमिन है। पॉलीमेरिक सबस्टांसेज में रबर है, गम्स हैं और सेलुलोज है। ये इतनी बात आपको याद रखनी। तो हम लोगों ने देखा क्या भाई, एक हेडिंग देखी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके यहां एग्जाम्पल क्या लिखा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये सारे तो हैं ही हैं, वहां पे उन्होंने लिखा है एक उदाहरण, बहुत बढ़िया लिखा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल में आप देख लो, लिखा होगा एल्केलॉइड्स हैं, मैंने लिख दिया, फ्लेवेनॉइड्स हैं, बाकी ये लिखा है पिगमेंट है। इसमें जो नहीं लिखा है उसमें लिखते हैं स्पाइसेज हैं,
मसाले जिनको बोलते हैं आप, आपके लिए बड़े उपयोग के हैं लेकिन उनके लिए किसी काम के नहीं, है ना। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो तमाम चीजें हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आएंगी। इसके बाद बेटा एक हेडिंग है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। तो थोड़ा सा बात करते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल की। देखो ये टेबल नंबर 9.2 एक बार फिर से देख लो। पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड्स में मार्फिन है, कोडीन है, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स हैं, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है, टॉक्सिन्स में एब्रिन है, रिसिन है, लेक्टिन्स में कॉनकैनाबिलिन ए है, ड्रग्स में बिनब्लास्टिन है, कुरकुमिन है, और पॉलीमेरिक सबस्टांसेज में रबर है, गम है, सेल्यूलोज है। ठीक है भाई, जरा देखो आगे की बात करते हैं। हमने बताया था बायोमॉलिक्यूल को नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एनालिसिस करने का एक तरीका बताया था आपको। देखो एक बात, यहां पे एक हेडिंग है एनसीईआरटी में बायोमैक्रोमोलिक्यूल, ये पढ़ा रहे हैं अब आपको। बायोमैक्रोमोलिक्यूल में देखो क्या है मैटर, पूरी बात सुन लो। एनसीईआरटी में जितनी बात लिखी हुई है कोई बात छूटेगी नहीं, और सारे के सारे क्वेश्चन निकलेंगे हम लोगों। हमने कहा था कि कोई एनिमल टिश्यू ले लें आप, लाइक लीवर का पार्ट हो, या प्लांट टिश्यू ले लें, प्लांट टिश्यू ले लें। बात हो चुकी है हम लोगों से, लेकिन जरा सा देखो पढ़ाने का तरीका है। प्लांट टिश्यू ले लें और इसको ले आए एक पिस्टिल और मोर्टार में, है ना, दिस इज पिस्टिल, मोर्टार पिस्टिल, और इसमें हम लोग इसको लेकर के ग्राइंड करें। नहीं, किसमें ग्राइंड करें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करें। उसके बाद इसको एक चीज क्लॉथ से फिल्टर कर लें। क्यों भाई? एक क्लॉथ से, जिसको चीज क्लॉथ बोला था, या कॉटन का क्लॉथ हो जिससे स्पंज बनाते समय दूध को फाड़ के छान लेते हैं, उससे फिल्टर करें तो जो यहां रह जाएगा उसे बोलते थे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और इसी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को बोलते थे हम लोग रिटेंटेट, रिटेंटेट बोलते थे। और जो इससे छन करके एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाएगा भाई, जो इससे छन करके इसमें आ जाएगा एसिड सॉल्युबल पूल में, इसको हम लोग बोलते थे फिल्ट्रेट। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस करी थी इसको बोला था एसिड सॉल्युबल पूल। इस एसिड सॉल्युबल पूल में जो कुछ आ गया था उसको हम लोगों ने बोला था रिटेंटेट, सॉरी, उसको बोला था हम लोगों ने फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि जितने ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, जितने बायोमॉलिक्यूल एसिड सॉल्युबल पूल में आए थे, एसिड सॉल्युबल पूल में जितने भी केमिकल कंपाउंड हमने पाए थे, जितने भी केमिकल कंपाउंड थे, बायोमॉलिक्यूल जो थे इसके अंदर, है ना, ऑल केमिकल कंपाउंड्स, सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स में एक सिमिलरिटी थी, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन। जितने भी मॉलिक्यूल
एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट में पाए गए इन सारे केमिकल कंपाउंड में या बायोमॉलिक्यूल में एक सिमिलरिटी थी कि दे हैव मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन। 18 से 800 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट था। ये एक सिमिलरिटी थी। और जो रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए गए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट में जो पाए गए, इनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन था। ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो पाए गए, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन था, इसमें हमने देखा हमको क्या क्या मिला। तो इसमें बेटा एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें मिला प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, थोड़ा सा अंतर है लेकिन आप मान सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स मिले हमें, पॉलीसैकेराइड मिला, हमें, अब ये पॉलीसैकेराइड स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है ना, स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, हमें न्यूक्लिक एसिड मिले। और अभी इसके पहले वाले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिले, हमें लिपिड मिला, हमें लिपिड मिला। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड मिला, प्रोटीन्स मिले या पॉलीपेप्टाइड्स मिले, पॉलीसैकेराइड्स मिले, स्टार्च या ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड मिले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और लिपिड मिले, ये मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेट में। जो हमको एसिड सॉल्युबल पूल में मिले, फिल्ट्रेट में मिले, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन था, इनको बेटा हम लोगों ने कहा माइक्रोमॉलिक्यूल और सिंपली बायोमॉलिक्यूल। लेकिन जो हमको रिटेंटेट में मिला, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हमने कहा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। यानी बायोमॉलिक्यूल दो प्रकार के, एक ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, उनको हम रखते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल या सिंपली बायोमॉलिक्यूल में, और एक ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन है, उनको हम लोगों ने रखा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 800 डाल्टन की रेंज में है। ठीक है, पहले सुनो, इस आधार पर, इस बेसिस पर हम लोगों ने कहा कि जो बायोमॉलिक्यूल है ये दो प्रकार का है। एक वो जो हमको मिला, एक वो जो हमको मिला एसिड सॉल्युबल पूल में, जिसका प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, यानी कि फिल्ट्रेट, जिनका की मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया कि 18 से 800 डाल्टन है, लेकिन यहां हम लिखेंगे कि जिनका की मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन।
तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिले, फिल्ट्रेट में मिले, इनको बेटा हम लोगों ने कहा सिंपली माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल आर सिंपली बायोमोलिक्यूल। इनको हमने माइक्रोमोलिक्यूल कहा या सिंपली इन्हीं को हमने बायोमोलिक्यूल कहा। और दूसरे वो जो हमको मिले प्रेजेंट इन एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मिले हमको, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मिले, यानी रिटेंटेट में जो मिले, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन था, इनको हम लोगों ने बेटा बोला बायोमैक्रोमोलिक्यूल। इनको हम लोगों ने बोला बेटा बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन मिले भाई? बायोमैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन आएगा? लिख लीजिए। प्रोटीन आएगा, ब्रैकेट में लिख लेना पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन आएगा, पॉलीपेप्टाइड है ना। कार्बोहाइड्रेट आएगा, पॉलीसैकेराइड है, या पॉलीसैकेराइड ही लिख लेना, पॉलीसैकेराइड है। न्यूक्लिक एसिड आएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड आएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। लिपिड का कलर चेंज कर दे रहे हैं, लिपिड भी इसी के साथ आइसोलेट हुआ था। लेकिन ध्यान देना, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों प्रोटीन सार, कार्बोहाइड्रेट सार और न्यूक्लिक एसिड सार। मैं एक बात लिखना चाहता हूं, आप जानते हैं प्रोटीन सार, प्रोटीन के लिए लिख रहा हूं, प्रोटीन सार पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में, पॉलीसैकेराइड्स में देखें तो लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर हैं। हम एक एक का स्ट्रक्चर बना के बताएंगे आपको। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है भाई, आप जानते हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन ड्रा हो रहा है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन है, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड है। तो ये तीनों यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज। ये पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज। लिपिड पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज नहीं है। मैं जब लिपिड पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था कि लिपिड किसी के पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता। हमने कहा था न्यूट्रल लिपिड जो है वो दीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। यहां फिर से एक बार लिख रहा हूं, दो बात लिख रहा हूं। जो लिपिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के रेंज में है। लिपिड जो है ये पॉलीमेरिक सबस्टेंस नहीं है। लिपिड इज
not a polymeric substance. लिपिड इज नॉट ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट बायोमैक्रोमोलिक्यूल। एक पॉइंट और लिखेंगे, लिपिड्स आर strictly not बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स जो हैं ये स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। एक प्रश्न ये उठता है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है तो लिपिड फिर क्यों आइसोलेट होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, क्यों प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, क्यों ये कार्बोहाइड्रेट के साथ, प्रोटीन के साथ और न्यूक्लिक एसिड के साथ आइसोलेट होता है जबकि ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? उसका रीजन ये है बेटा कि जो लिपिड है ये सिंगली नहीं पाया जाता, अकेले अकेले नहीं पाया जाता, ये जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं प्रोटीन से, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ग्रुप से। और जब हम पिस्टिल और मोर्टार में सेल को पीसते हैं तो लिपिड अक्सर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आपने पाया फास्फोलिपिड के रूप में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनकी मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। तो ये जो क्रशिंग का एक्सपेरिमेंट होता है हमारा, इसमें ये फ्रेगमेंट्स या वेसाइकिल के रूप में सेपरेट होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से, एसिड इनसॉल्युबल होने की वजह से एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आता बल्कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट के साथ सेपरेट होता है। कोई काम है क्या बेटा? इनको बाहर निकालो, ऐसे यहां आगे। तो जरा देखो, लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट बायोमैक्रोमोलिक्यूल। एक बात और, लिपिड्स जो हैं ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है, फिर भी ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल के साथ सेपरेट होता है। क्यों होता है उसका रीजन लिख रहे हैं। एक बात और लिपिड्स में लिखेंगे कि लिपिड्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। विभिन्न प्रकार के ट्राइग्लिसराइड्स के मिक्सचर हैं लिपिड्स, और ये अकेले नहीं पाए जाते। तो जो लिपिड होते हैं, लिपिड्स आर फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और जो डिस्ट्रक्टिव या रप्चर या क्रशिंग का काम करते हैं हम, इन क्रशिंग में ये सेपरेट एज फ्रैगमेंटेड वेसाइकिल्स। ये फ्रैगमेंटेड वेसाइकिल्स के रूप में सेपरेट होते हैं। एंड सिंस दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, है ना, तो फ्रैगमेंटेड वेसाइकिल्स के रूप में सेपरेट होने की वजह से, और फ्रैगमेंटेड वेसाइकिल्स आर नॉट वाटर soluble, hence they are isolated with, they are separated with biomacromolecules. They are separated with biomacromolecules.
बट स्ट्रिक्टली लिपिड्स आर नॉट बायोमैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन्स की रेंज का है। बड़े लोगों के साथ आप रहेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा आपको, है ना। है ना। तो जो है बड़े लोगों के साथ आप रहेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा। वो हमारे गांव में एक कहावत है ना कि बड़े संग बैठे तो खाए बीरा पान और छोटे संग बैठे कटावे दोनों कान। लिपिड ने पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का साथ दिया, है ना, इसलिए ये फिल्ट्रेट आउट हुआ, सेपरेट आउट हुआ। किसके साथ भाई? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ फिल्ट्रेट आउट हुआ। स्ट्रिक्टली ये नहीं है, क्या नहीं है भाई? है ना, स्ट्रिक्टली ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में कौन कौन आया? प्रोटीन आया, पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट आया, और न्यूक्लिक एसिड आया, है ना। इसमें सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बात कर लें। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बात कर लें, क्योंकि हमने प्रोटीन को सेपरेट किया। लेकिन एक बात बताएं कि ये दोनों ही बायोमॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल है, माइक्रोमॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ये साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल है, ये जो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल है, कहां से? फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। चाहे साइटोप्लाज्म से आया हो या सेल ऑर्गेनेल से आया हो, है ना। जो साइटोप्लाज्म से आया हो या सेल ऑर्गेनेल से आया हो, ये सेपरेट होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के रूप में। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के रूप में। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ये किस में आया? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के रूप में। और ये दोनों रिप्रेजेंट कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ये दोनों कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जब सेल का कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन आप देखें तो सबसे अधिक मात्रा में आपको वाटर मिलता है ना। देखो जैसे देखें हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, तो इधर लिखें कंपोनेंट। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है, टेबल नंबर 3। इधर आप लिखो कंपोनेंट और इधर लिखो परसेंटेज ऑफ सेल मास। सेल मास के परसेंटेज की बात करें तो इधर आपको मिलेगा वाटर
वाटर कितना मिलेगा भाई? तो कहते हैं वाटर मिलेगा 70 to 90%। वाटर कितना मिलेगा? तो कहते हैं 70 to 90% वाटर मिलेगा। वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो है प्रोटीन। प्रोटीन कितना मिलेगा? तो कहते हैं कि 10 to 15% प्रोटीन मिलेगी। अब प्रोटीन के बाद इन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिख दिया है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का प्रतिशत ज्यादा है, तो मैं एक सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं एनसीईआरटी से। हम लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 3% हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड की बात करिए आप, तो लिपिड हो जाएगा 2%। और उसके बाद आयंस पाए जाते हैं, आयन की बात करें तो आयन हो जाएगा 1%। ठीक है, ये टेबल नंबर 3 भी आपको इसी अंदाज में याद होना चाहिए। तो जरा बेटा 1 मिनट में देखो क्या देखा इसमें। हमने कहा बायोमैक्रोमोलिक्यूल में एक बात बताई आपको कि एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू लेकर के जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में आपने क्रश किया, एक थिक स्लरी मिली और चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से आपने उसको फिल्टर किया, तो एसिड सॉल्युबल पूल मिला है जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं, और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिला जिसे रिटेंटेट कहते हैं। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जितने भी केमिकल कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल मिले उनमें एक समानता थी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन की रेंज में था। और इन्हीं को बेटा हम लोगों ने कहा माइक्रोमॉलिक्यूल्स या सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट में मिले उनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन था। कौन मिला इसमें? हमको प्रोटीन्स मिले, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसेक्राइड मिले, स्टार्च या ग्लाइकोजन, न्यूक्लिक एसिड मिला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और लिपिड मिला। और हमने आपको बताया कि ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड, these classes of compound with the exception of lipids are called बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स दो प्रकार के हो गए, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल लेस देन 1000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट के, जिनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स या सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स कहा, और दूसरा जो प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और रिटेंटेट है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन है, इनको बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहा। इसमें प्रोटीन आया, पॉलीपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट आया, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड आया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम जानते हैं प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एक मोनोसेक्राइड दूसरे सेक्राइड से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके पॉलीमराइज होकर के पॉलीसेक्राइड बनाता है। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा और न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो ये तीनों सबस्टेंसेस पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज, जबकि लिपिड पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज के साथ सेपरेट होता है। लिपिड पॉलीमर नहीं है, लिपिड है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के कैटेगरी का है, फिर भी लिपिड बायोमैक्रोमोलिक्यूल के साथ जो है सेपरेट होता है। उसका कारण क्या है? लिपिड स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अच्छा, उसका रीजन क्या है? तो हमने आपको बताया उसका रीजन ये है कि जो लिपिड है ये अकेले नहीं पाया जाता, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। और क्रशिंग जब हम करते हैं तो ये सेपरेट होता है एज ए फ्रेगमेंटेड वेसाइकल्स, एंड दीज फ्रेगमेंटेड वेसाइकल्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, hence are separated with बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो जो ये माइक्रोमोलिक्यूल है, ये बायोमोलिक्यूल है, ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। और बायोमैक्रोमोलिक्यूल चाहे वो साइटोप्लाज्म से मिले या सेल ऑर्गेनेल से, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। और दोनों मिलकर के सेल के कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल के कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इसमें सबसे अधिक जो होता है बेटा वो होता है वाटर 70 to 90%, प्रोटीन होता है 10 to 15%,
न्यूक्लिक एसिड होता है 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट होता है 3%, लिपिड होता है 2% और आयंस होते हैं 1%। इतनी बात करी भाई आपसे। अब हम बात कर लें प्रोटीन्स की। अब हम बात करें आपसे प्रोटीन्स की, तो देखो कुछ बातें हैं जो हमसे पहले हो चुकी हैं, है ना। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर। अच्छा, कितने अमीनो एसिड्स भाई प्रोटीन बनाते हैं? तो 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो बदलते हैं। सपोज करो कि एक प्रोटीन हम बना रहे हैं ऐसे, देखो ये है आपका, मान लीजिए ये वैलिन है, ये आइसोल्यूसिन है, ये ल्यूसीन है ना, ये फिनाइलएलेनिन है, ये हिस्टिडीन है। ऐसे एक प्रोटीन बनाई। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पहले भी कर चुके हैं, अभी यहां नहीं करना हमको। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो बांड है इसको क्या बोलते हैं? तो इस बांड को बेटा बोलते हैं पेप्टाइड बांड, है ना। नेचर ऑफ बांड्स में एक बार फिर बताएंगे हम आपको, पेप्टाइड बांड है ये। एक बात यहां और बतानी है, जरा सुन लीजिए। एक बात ये बतानी है बेटा कि चूंकि अमीनो एसिड अलग अलग हैं, इसलिए प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होता। तो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर। ध्यान देना, ये हेटेरोपॉलीमर है, ठीक है ना। तो होमोपॉलीमर नहीं है भाई, हेटेरोपॉलीमर है। एक बात और है प्रोटीन से रिलेटेड जो हम पहले ही कर चुके हैं, वो बात यहां लिखी हुई है। हम जब अमीनो एसिड पढ़ा रहे थे तभी हमने कर दिया था। एक बार केवल बोल दे रहे हैं यहां पर कि प्रोटीन्स बनाने में जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे वो 20 अमीनो एसिड होंगे, और 20 अमीनो एसिड में 10 अमीनो एसिड होंगे जो होंगे इसेंशियल। इसेंशियल वो हैं जो हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होते, ये भोजन के थ्रू हमको मिलते हैं। और 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हैं नॉन इसेंशियल, हमारे शरीर के लिए तो दोनों उतने ही आवश्यक हैं, बता चुके हैं आपको। नॉन इसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और भोजन में आवश्यक नहीं होते। ये वीआईपी हाल में टीटी में आपको बता चुका हूं, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड। बेटा अमीनो एसिड पढ़ाते समय मैंने ये बात करी है आपसे। और एक बात भाई यहां पे बतानी है प्रोटीन्स में, ये बात तो पहले ही हो चुकी थी। बांड की बात करें तो पेप्टाइड बांड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक अमीनो एसिड देखो आप, तो यहां पर मैं पेप्टाइड बांड का फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूं। CH, ये R1 वेरिएबल ग्रुप, और ये NH2 ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है भाई, C डबल बांडो सिंगल बांड OH। ये एक अमीनो एसिड है। ये दूसरा अमीनो एसिड आप देख लो, दूसरा अमीनो एसिड हो जाएगा भाई CHR2, ठीक है। ये हो जाएगा COOH, और ये हो गया NHH, है ना, NHH। क्यों भाई ऐसे? NH2 ही लिखा है हमने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका OH और NH का H, है ना। ये क्या निकल जाएगा यहां से? ये यहां से वाटर निकल जाएगा, -H2O। कंडेंसेशन सिंथेसिस होगी, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, और यहां पर क्या बनेगा? एक डाइपेप्टाइड बना रहे हैं हम। तो देख लीजिए यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CH, ये NH2, और ये भाई C डबल बांडो R1 वेरिएबल ग्रुप इसका, और एक नया बांड बना ये C और N के बीच, है ना। C और N के बीच ये जो नया बांड बना, दिस इज पेप्टाइड बांड। तो पेप्टाइड बांड की सिंथेसिस होगी यहां पर NH, ये देखो CH R2 COOH, ठीक है। ये यहां पर बेटा पेप्टाइड बांड की सिंथेसिस होगी। ये जो बांड बना है, दिस बांड इज पेप्टाइड बांड।
एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे 26 अल्फाबेट से मिल करके करोड़ों प्रकार के शब्द बन जाते हैं, ठीक उसी तरह 20 अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर करके, नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेंज करके प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार की बन सकती है। तो प्रोटीन में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड, मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है। मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। संसार में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, जो बायोमॉलिक्यूल, वो है प्रोटीन, है ना। और एक बात और, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के फंक्शन करती है। तो प्रोटीन के फंक्शन देख लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर बाद में दिया गया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे मैं बाद में बात करूंगा। अभी यहां पर मैं बात करूंगा फंक्शन के बारे में बात करें अगर, तो प्रोटीन जो है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन विभिन्न प्रकार के फंक्शन करती है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है ना। गैसियस ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकती है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकती है, गैसियस ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो सकता है ना। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इसका फंक्शन हो सकता है ना। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में फाइट कर सकते हैं। एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। एंजाइम्स के रूप में आप जानते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, है ना। बोलो भाई, एंजाइम के रूप में काम कर सकते हैं। एक्ट्स एज हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स के रूप में काम कर सकते हैं। और प्रोटीन्स ही हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। एक्ट्स एज रिसेप्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। और बेटा एनसीईआरटी में एक दिया गया है टेबल नंबर 9.4, तो टेबल नंबर 9.4 में उन्होंने एक तरफ लिखा है प्रोटीन, एक तरफ लिखा है फंक्शन। तो जरा उसको देख लीजिए आप, टेबल नंबर 9.4 देख लीजिए आप। और टेबल नंबर 9.4 में देखो, एक तरफ उन्होंने दिया है प्रोटीन्स और दूसरी तरफ बेटा दिया है फंक्शन। नहीं, एक तरफ उन्होंने दिया है प्रोटीन्स और दूसरी तरफ दिया है इन प्रोटीन्स का फंक्शन, है ना, प्रोटीन का फंक्शन। तो पहली प्रोटीन का जो एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है वो लिखा है कोलेजन। फंक्शन में क्या लिखा है? एक्ट्स एज इंटरसेलुलर सबस्टांसेज, इंटरसेलुलर सबस्टांसेज की तरह काम करता है कोलेजन। और कोलेजन जैसे मैं लिखता हूं, मुझे एक बात और याद आती है भाई, जैसे ही मैं लिखता हूं कोलेजन, वैसे मुझे एक बात याद आती है, यही लिख दे रहा हूं, कोलेजन के लिए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पाई जाने वाली मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है
बताया था ट्रोपोकोलेजन की बनी होती है। एक बात और बताया था कि गर्म करने पर, हीट करने पर जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाती है। बोलो भाई, याद आ रहा है कि नहीं, है ना। तो कोलेजन के बाद आप देख लो जो दूसरा दिया है इन्होंने, वो दिया है ट्रिप्सिन, और मोस्ट एंशिएंट एंजाइम है ट्रिप्सिन, आप जानते हैं, व्हाइट कलर का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, है ना। इसके बाद बेटा इन्होंने क्या दिया, देखो उसके बाद क्या दिया, कोलेजन के बाद ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है, कह रहे हैं ट्रिप्सिन एंजाइम है। और आप जानते हैं क्या है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एंडोपेप्टाइडेज का एग्जाम्पल है, पढ़ाया है आपको। एंडोपेप्टाइडेज का एग्जाम्पल है, बेसिक मीडियम में काम करता है, एंडोपेप्टाइडेज एक्ट्स इन बेसिक मीडियम, एक्ट्स इन बेसिक मीडियम। क्यों भाई, एक्ट्स इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में काम करता है। आवाज चली गई श्रेयांश वर्मा, आवाज तो आ रही बेटा, है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम है, एंडोपेप्टाइडेज है, एक्ट्स इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन करेगी। बोलो भाई, ट्रिप्सिन के बाद इन्होंने क्या लिखा है, इंसुलिन। ट्रिप्सिन के बाद लिखा इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है भाई, इंसुलिन हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है आप जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ये बात आप जानते हैं। एडिपोसाइट्स और हिपैटोसाइट्स इसके टारगेट ऑर्गन है, पॉलीपेप्टाइड है इंसुलिन। बोलो भैया। अच्छा, इंसुलिन के बाद इन्होंने लिखा एंटीबॉडी। बताओ एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है कहां पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एंटीबॉडी भी है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या लिखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा है कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेज एन आर्मी ऑफ प्रोटीन नोन एज एंटीबॉडीज, और लिखा है टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की, कौन कौन भाई, मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल इज मैच्योर बी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन नोन एज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी का फंक्शन है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट लड़ने का काम करती है। बोलो भैया। तो कोलेजन दिया है, ट्रिप्सिन दिया है, इंसुलिन दिया है, एंटीबॉडी दिया है, और उसके बाद दिया है रिसेप्टर प्रोटीन, सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं। बोलो रिसेप्टर प्रोटीन। उसके बाद दिया है रिसेप्टर, रिसेप्टर किसकी तरह काम करते हैं, बोलो सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं। और सेंसरी रिसेप्शन में जो चीज जानते हैं मोटा मोटा आप, उन्होंने यही लिखा है, सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं स्मेल में, क्यों भाई, टेस्ट में, लिख लो, स्मेल है, टेस्ट है। बोलो, अरे टेस्ट बड्स जानते हो, टेस्ट रिसेप्टर्स उस पर काम करेंगे। बोलो। और एक बात आप जानते हैं कि हार्मोन्स के लिए किसी सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसीलिए हार्मोन अपने टारगेट सेल पर ही काम करती है, हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं।
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्होंने दिया है, GLUT4। याद रखना भाई, GLUT4 ये इन्फ्लुएंस्ड होता है इंसुलिन से, लिख देना, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसुलिन। इस बात को नोट कर लो, एनसीईआरटी में नहीं दिया ये, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसुलिन। GLUT4 दिया है, ये बात नहीं लिखी है इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसुलिन। और अनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, enables glucose transport into the cell। है ना? तो ये जिस तरह से भैया हमको एक एक लाइन इसकी याद है, उसी तरह से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? जरा देखो कैसे, एक मिनट देख लो भाई, ये देखो, कोलेजन एक्ट्स एज इंटरसेलुलर सबस्टांसेस, ट्रिप्सिन एंजाइम है, मोस्ट एंशिएंट एंजाइम है, प्रोटोजोआ से लेकर कार्डेटा तक ट्रिप्सिन हर जगह पाया जाता है। एंडोपेप्टाइडेज का एग्जांपल है, एक्ट्स एज बेसिक मीडियम। इंसुलिन हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। स्ट्रक्चर के बारे में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में बात करेंगे। एंटीबॉडी की बात करें तो फाइट अगेंस्ट इंफेक्शियस एजेंट H2L2, स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। रिसेप्टर की बात करें तो सेंसरी रिसेप्शन का काम करता है, स्मेल का, टेस्ट का। हार्मोन के लिए रिसेप्टर का काम करता है। याद रखना GLUT4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका आपसे। GLUT4 enables glucose transport into the cell and influenced by insulin। कोलेजन को हमने लिखा कि कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। इसी के साथ बेटा एक इंफॉर्मेशन और आपको लिखनी है, आप लिखिए मोस्ट डाइवर्स भी है, और रिमार्क के तौर पर एक बात है उसे भी नोट होनी चाहिए हमारे पास। और क्या है वो बात है कि एक एंजाइम है रूबिस्को, है ना? एक एंजाइम है बेटा रूबिस्को, ऐसे लिख लो रूबिस्को, ऐसे पूरे में तुम बड़े बड़े से सबको लिख लो, है ना? रूबिस्को लिख लो, रिबुलोज बिसफास्फेट, रिबुलोज बिसफास्फेट, रिबुलोज बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। रूबिस्को, रिबुलोज बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज is most abundant protein in biosphere, ठीक है? आर प्लांट ग्रुप। तो पूरे बायोस्फीयर में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है वो है रूबिस्को, ठीक है बेटा? तो प्रोटीन के बाद हमने कहा था जो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल सेपरेट हुए, उसमें सबसे पहला बताया था प्रोटीन। प्रोटीन के बाद बोला पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट। तो देखते हैं भाई पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? या इसको यहां से हम लोग लेक्चर को नेक्स्ट डे उठा लें क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में लिख देना पॉलीसेक्राइड्स या सेक्राइड्स लिख दो, कार्बोहाइड्रेट ही रहने दो, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट से बेटा नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे हम लोग, ठीक है? कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्न पे क्लास टाइम से स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, और फिर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे।